हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो 26 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप सबको सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस रिपब्लिक एंड द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री एंड मेक द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट लिबर्टी दैट फ्रीडम एंड फुल यूटिलाइजेशन। आई सेड फुल यूटिलाइजेशन, नॉट द misuse of that liberty and freedom, but utilization of that liberty and freedom. So if you utilize that properly, you will definitely go creative and definitely achieve your dreams, and that is all why I want, है ना? I want you to achieve your dreams, and you can achieve your dreams only by if you utilize your freedom properly. If you don't get swayed away with the freedom, if you don't get swayed away with the liberty and use it properly, use it to your own advantage, use it for your own creative development, है ना? So that is all I want from you people, and I hope you people will also respond accordingly and positively to that. स्टार्ट करते हैं 26 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड कमेंट इन द वीडियोज एज वेल। सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं, जवाब मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप अपनी तरफ से ये ज़रूर बताइएगा कि कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही थे। पहला सवाल है, पर्सन ए हैज़ रिसेंटली लॉस्ट हिज और हर जॉब ड्यू टू रिसेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्क्राइब ए सिचुएशन टू बी द बेस्ट। इनमें से कौन सा ए की सिचुएशन को डिफाइन करता है अगर ए ने जॉब लूज की है बिकॉज ऑफ रिसेशन? ऑप्शंस आर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड नॉट इन द लेबर फोर्स, या फोर्थ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? तो आपको बताना है इनमें से क्या डिफाइन करेगा उसकी कंडीशन को। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा टर्म बेस्ट डिफाइन करता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट रिफर्स टू लॉफुल रिस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट सो दैट लिबर्टी ऑफ सिटीजन इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। सेकंड है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच। थर्ड कह रहा है इट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर द पावर टू गवर्न कम्स फ्रॉम द पीपल बट इलेक्टेड ऑफिशियल्स रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट। चौथा है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट टू डेवलप दमसेल्व्स फुल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, अ पर्सन कन्फाइंड इन जेल। सेकंड है, पर्सन सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर एनी लॉ। थर्ड है, पर्सन विद एन अनसाउंड माइंड एज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट इन इंडिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्ति वोट इलेक्शन में कर सकता है, इनमें से कौन सा व्यक्ति इलेक्शन में वोट कर सकता है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स, बट आप बताइएगा जरूर आपके कितने सही थे। पहला सवाल मैंने पूछा, पर्सन ए रिसेशन के कारण जॉब लॉस किया। तो क्या होता है, जब भी जॉब लॉस, ये रिसेशन और आपके जो बूम पीरियड है उन कारण से अगर कुछ हो रहा है, तो ये बूम और रिसेशन ये क्या है, ये साइकिल है। कभी बूम आएगा, कभी रिसेशन आएगा, कभी बूम आएगा, कभी रिसेशन आएगा। तो जैसे बूम आएगा तो जॉब बढ़ेंगे और रिसेशन आएगा तो जॉब घटेंगे। तो अगर रिसेशन में जॉब घट रहा है, इसका मतलब है कि ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि ये साइकिल है ना, जब बूम आएगा तो जॉब मिलेगा, जब बूम नहीं रहेगा तो जॉब घटेगा। तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बेस्ट क्या डिफाइन करता है? इसका आंसर है बी, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स डिफाइनिंग देयर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से एग्रीमेंट है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, जिसमें दोनों की ड्यूटीज और दोनों के राइट्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना? तीसरा सवाल था कि इनमें से कौन सा व्यक्ति वोट कर सकता है? तो केवल सेकंड वाला, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो व्यक्ति है केवल वो वोट कर सकता है। उसके अलावा ये पहला जेल वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता और पर्सन विद अनसाउंड माइंड एज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट भी नहीं कर सकता है। ठीक है ना? इसको याद रखेगा। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाईलाइट द डिफरेंसेस इन अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना? तो आपको हाईलाइट करना है डिफरेंसेस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो फ्रीडम स्ट्रगल में इन दोनों के अप्रोच किस तरीके से परिवर्तित थे, अलग अलग थे, आपको वो बताना है। ठीक है ना? और सुभाष चंद्र बोस काफ़ी फेमस टॉपिक है इस बार के, तो मोस्ट प्रोबेबली इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। सबसे पहली बात आज वोट वाली क्लियर कर देता हूं मैं आपको, कौन वोट कर सकता है कौन नहीं। तो सेक्शन 62(5) है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, सेक्शन 62(5) जो कि ये कहता है, अ पर्सन कैन वोट एट एंड कैन नॉट वोट एट एनी इलेक्शन
इफ ही इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन, अगर व्यक्ति जेल में है और कन्विक्टेड गिल्टी है, देन ही इज नॉट लायबल टू गेट अ वोट राइट, ठीक है ना, वोट राइट उसको फिर नहीं मिलता है. सो वेदर अंडर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और अदरवाइज और इज इन द लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस, अगर व्यक्ति इस तरीके से किसी भी पार्ट में है, प्रिजन में है या लॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस में है, यानी कि कोर्ट ने उसको बोला कि आप कस्टडी में रहेंगे एंड ऑल, तो ये व्यक्ति वोट नहीं कर सकता है. सेकंड, सेक्शन 62(5) भी बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कि अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो वो पोस्टल बैलेट पेपर से वोट करेगा. अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो वो पोस्टल बैलेट पेपर से वोट करेगा. ये आपको याद रखना है. इसके अलावा हमारे यहाँ लॉ है बेसिकली कि एवरी इंडियन सिटीजन विद डिसेबिलिटी और रिड्यूस्ड मोबिलिटी फंक्शंस who has attained the age of 18 years on the qualifying date, और ये वोट कर सकता है अनटिल एंड अनलेस, याद रखिएगा 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, चाहे वो डिसेबिलिटी भी क्यों ना हो उसके ऊपर, कैन वोट अनटिल एंड अनलेस ही इज डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट बोर्ड दैट ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड और ही इज ए क्रिमिनल. तो जब तक वो क्राइम के कारण डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है या अनसाउंड माइंड के कारण डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है, दोनों केसेस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? कोर्ट्स है. कोर्ट ही बताएगा कि आप अनसाउंड माइंड के हो और कोर्ट ही बताएगा कि आप क्रिमिनल हो. जब तक ये दोनों केस नहीं होते तब तक आप एलिजिबल रहोगे फॉर वोट पर्पस आप एलिजिबल रहोगे. तो याद रखिएगा, अनसाउंड माइंड अगर कोर्ट डिक्लेयर कर देता है तो फिर आपको वोट करने की पावर जो है वो नहीं रह जाती. ये आपको याद रखना है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अगला जो टॉपिक है के शेप्ड रिकवरी का है. तो के शेप्ड रिकवरी न्यूज में आ रही थी बहुत ज्यादा, तो मैं आपको बता देता हूँ. के शेप्ड रिकवरी तब होती है जब रिसेशन के बाद जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी है दे रिकवर एट डिफरेंट रेट्स, टाइम्स और मैग्नीट्यूड. देखिएगा, एक रिसेशन का पीरियड के बाद, एक रिसेशन के पीरियड, देखो रिकवरी कब होगी? रिकवरी ऑब्वियस बात है कि रिसेशन के पीरियड के बाद होगी, है ना. तो रिसेशन के पीरियड के बाद जब रिकवरी डिफरेंट रेट से हो रही हो फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, डिफरेंट रेट से हो रही हो फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट टाइम पे रिकवरी हो रही हो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड से रिकवरी हो रही हो, तो कुछ सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे और कुछ सेक्टर ग्रो नहीं कर रहे होंगे. तो ऐसी जो रिकवरी होती है ना, इनको हम बोलते हैं क्या? के शेप्ड रिकवरी. तो ये यूनिफॉर्म नहीं होती है, ये नॉन यूनिफॉर्म होती है और ये अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइप की होती है. ठीक है ना. लेट मी शो यू हाउ द कर्व लुक्स लाइक. तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज हाउ द के शेप्ड रिकवरी कर्व लुक लाइक. ये देखो, आपको दिख रहा है के दो आर्म्स है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, और ये नीचे का रिसेशन पीरियड था. तो एक जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो स्टैग्नेट हो रहे हैं या सिंक हो रहे हैं. ठीक है ना. मतलब कुछ सेक्टर्स या तो स्टैग्नेट रहते हैं या सिंक हो जाते हैं और कुछ सेक्टर जो है वो ऊपर आ रहे हैं. तो ये के शेप्ड रिकवरी का कर्व था. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग के शेप्ड रिकवरी. इसको याद रखेगा. ठीक है ना. आगे मूव करते हैं. एक क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ. ये क्वेश्चन जरूर करना, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है. इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री एक्स में कब बिल्कुल नेसेसरली होगी ही. ऑप्शंस दिए हैं 4, आपको बताना है इनमें से कौन सा केस है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आप बोल सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. ए है, देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. बी है, देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स. There is a capital formation in X and the volume of trade grows in the world economy. आपको बताना है कि किसी कंट्री X में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी. ये आप कब कह सकते हैं? तो क्या आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? आई होप आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. अगर आपने नहीं भी किया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको कल बता दूंगा इसका आंसर. लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करना. लास्ट जो यहाँ पे अदर न्यूज़पेपर्स और उसके टॉपिक्स उनमें से सेला टनल न्यूज में था रिसेंटली. सेला टनल याद रखिएगा, सेला पास आपका अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में है. सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सेला पास है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में. और ये सेला पास टनल जो है ये तवांग अरुणाचल प्रदेश बेसिकली ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए है. एक्चुअली चाइना इस रीजन को क्लेम करते हैं. पता होना चाहिए आपको कि चाइना इस रीजन को क्लेम करता है और इसी कारण से यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. तो सेला पास टनल प्रोजेक्ट जो है वो बीआरओ के अंतर्गत यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ रहा है. इसने इसको बनाया है और ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसी कारण से यहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए तवांग रीजन में ये सेला पास टनल बनाया जा रहा है. तो लेट मी शो यू दैट एज वेल. एक बार मैं आपको वो भी शो कर देता हूं, है ना.
सो एज यू कैन सी दिस इज द सेला पास, और यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में सेला पास से लेकर के अरुणाचल ईटानगर, ये सेला पास आपका तवांग वाले रीजन को कनेक्ट करेगा, ईटानगर वाले जो कैपिटल रीजन है वहां तक अरुणाचल प्रदेश में ये जगह है, याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और सेला पास बिल्कुल देखो वहां पर है बीच में, और उसके ऊपर वो तवांग वाला रीजन है, दैट जो ऑरेंज सर्कल है ना वो तवांग वाला रीजन है। तो तवांग से लेकर के ईटानगर के बीच में ये सेला पास को कनेक्टिविटी करेगा, टाइम जो है उसको डिक्रीज करेगा। दीज आर द थिंग्स दैट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सेंटर टू रिमाइंड स्टेट्स अगेन ऑफ आईएएस कैडर रूल्स। अब सेंटर ने भैया फिर से बोला है, 25 तारीख का ही समय दिया था कि हम आईएएस कैडर रूल्स जो है वो चेंज करने वाले हैं। अब आईएएस कैडर रूल्स एक्चुअली में आईएएस कैडर जो रूल्स है 1954 के, आईएएस कैडर रूल्स कब के हैं, 1954 के रूल्स हैं। और ऑल इंडिया सर्विसेज याद रखिएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 होती हैं, एक होती है आईएएस, एक होती है आईपीएस और एक होती है आईएफओएस, यानी कि फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन सर्विस से कंफ्यूज मत करना, फॉरेन सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आती, याद रखिएगा, है ना। याद, दिस इज द थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर, है ना। तो यहाँ पर जो रूल 6 है, सेक्शन 6 है, आईएएस कैडर रूल्स 1954 का सेक्शन 6 है, उसको चेंज करना चाहते हैं। उसमें एक्चुअली सेंटर जो है अब ये डेपुटेशन में जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स को बुलाती है, डेपुटेशन के लिए बुलाती है दिल्ली में, तो उनका ये कहना है सेंटर का कि स्टेट्स जो है वो आनाकानी करते हैं डेपुटेशन में भेजने से, और अभी जो डेपुटेशन में आने वाले ऑफिसर्स उनकी संख्या बहुत कम है सेंटर के पास, इसलिए सेंटर चाहती कि ये जो पावर है ये अपने पास रख ले, स्टेट से कंफर्म करना ही ना पड़े, उस ऑफिसर से कंसल्ट करना ही ना पड़े, और ऑटोमेटिकली वो डेपुटेशन में बुला सके। इस कारण से डीओपीटी ने अभी स्टेट्स को पूछा था कि क्या करना क्या नहीं। 7 स्टेट्स ने कहा है ठीक है, 8 स्टेट्स ने अभी तक कहा है कि नहीं, बाकी ने रिप्लाई नहीं किया है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, बट आपको ये पता होना चाहिए आईएएस रूल्स कैडर रूल्स 1954 सेक्शन 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेगा। ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम जरूर याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अगला है वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये तो खैर इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस रिपब्लिक का मतलब याद रखिएगा। रिपब्लिक एक्चुअली यहाँ जो ऑथर का कहना वो है एंटी मोनार्की। तो रिपब्लिक का जो वो बोलते हैं कि रिपब्लिक का जो मेन एडवेंट है या रिपब्लिक का जो मेन फाउंडेशन है वह एंटी मोनार्किकल वो बोलेंगे, ठीक है ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो जो मोनार्की होती है वहाँ पे रूल ऑफ वन होता है, रूल ऑफ वन, एंड ही इज नॉट द इलेक्टेड वन। याद रखिएगा, रूल ऑफ वन। एंड मोनार्की में बेसिकली ये हेरिडेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि बाप राजा था तो बेटा बनेगा, बेटा है फिर उसके बाद उसने किसी और वहाँ कर लिया तो वहाँ वो बनेगा। तो ये सारी चीज़ तो हेरिडेटरी बेस्ड होता था जो मोनार्किकल सिस्टम था, और दे आर नॉट इलेक्टेड वंस। बट रिपब्लिक जो होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द कंट्री है या हेड ऑफ द स्टेट जो है, ही इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, मान लो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट कंट्री, है ना। तो भले सेरेमोनियल हेड ही हो, लेकिन ही इज एन इलेक्टेड पर्सनैलिटी, आइदर थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट ही इज एन इलेक्टेड पर्सनैलिटी। तो रिपब्लिक का मतलब तो पहला आपको समझना है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड वन, एंड ही इज नॉट वन बॉडी, वन पर्सन बॉडी नहीं है कि एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ डिसाइड कर रहा है। मोनार्की में क्या होता है, वन पर्सन इज डिसाइडिंग एवरीथिंग, वन पर्सन इज डिसाइडिंग द फेट ऑफ एवरी सिटीजन। बट क्या इंडिया में एक व्यक्ति है जो डिसाइड करता है किसी एक। अब आप बोलेंगे कि यार प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है फेट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में जो सिटीजन्स, उनका फेट सिटीजन्स के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है ना। सिटीजन्स का जो फेट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर चाहे तो आपके फंडामेंटल राइट्स को रातों रात चेंज कर सकता है या आपको बिल्कुल कोई पावर ही ना दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो पावर दी है वो आपसे तो नहीं छीन सकते। तो कुल मिलाकर के यही होता है कि हमारे यहाँ पे जो रूल होता है, इट इज़ नॉट रूल ऑफ वन, इट इज़ रूल बाय अ बॉडी, अ पर्टिकुलर बॉडी ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिटीजन्स, है ना। तो सबसे पहले ये भी हमसे ही डिपेंडेंट है, मतलब कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो रूल बुक है वो भी हमने दी है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हमारे हैं, इलेक्ट करने वाले भी हम हैं। तो यहाँ पे जो पावर है वो सिटीजन्स के पास ज़्यादा रहती है, ना कि किंग के पास, है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि आपको समझनी है, डिफरेंस बिटवीन अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन अ मोनार्किकल गवर्नमेंट। तो ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे ये भी बोला है कि जो मोनार्किकल गवर्नमेंट है उसमें हम दूसरे के विम्स और फैंसेस में रहते हैं, हमारी खुद की चॉइसेस नहीं रहती। वी आर लिविंग एट द मर्सी ऑफ द मास्टर, एंड देयरफॉर मोनार्किकल गवर्नमेंट ब्रीड्स स्लेवरी।
ठीक है ना। तो मोनार्किकल गवर्नमेंट ब्रीड्स स्लेवरी, दिस सिंपल सा टर्म है, क्योंकि वी आर लिविंग एट द मर्सी ऑफ द मास्टर, है ना। अगर वो बोलेगा कि भैया कल से ऐसा करो तो कल से ऐसा करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेटिक जो, इसलिए मैंने आपको शुरू में वो एक चीज बोली थी कि डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है, इट गिव्स स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, इट गिव्स यू स्पेस फॉर योर पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो क्रिएटिविटी इसीलिए आपको बोला था मैंने, क्योंकि अगर आप मोनार्किकल गवर्नमेंट में रहते तो यू माइट हैव बिकम अ स्लेव, है ना। तो ये आपको समझने वाली बात रहती है कि जब अपन उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं, मतलब रिपब्लिक में आते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी के लिए स्पेस होता है। और जब हम उसमें आते हैं, मतलब कि जब हम आपके मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं, तो फिर ऐसे में हमारे साथ क्या होता है कि हम स्लेवरी की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको समझने वाली बात रहेगी। दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। आगे और मूव करते, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड अगेन। तो यहाँ पर ऑथर ने अ फेस्टिवल टू सैल्यूट इंडियाज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ठीक है ना। यहाँ पे जो ऑथर ने बोला है वो बोला है रिगार्ड, ओम बिरला जी ने लिखा है, एंड दिस हैज बीन रिटन रिगार्डिंग अगेन द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सेटअप ऑफ इंडिया, है ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दैट। तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी वो 2 साल 11 महीने 18 दिन के ऊपर इनका पूरा काम चला। 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया, एंड 26 जनवरी फिर 1950 को आपको पता है कि मोमेंटस डे है, जब हम पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए और उसमें कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ना। दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंड ऑन दैट डे, है ना। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि पार्लियामेंट में जो पहले जनरल इलेक्शंस थे वो कब हुए थे, वो भी आपके कब हुए थे, दे हैपेंड एट अक्टूबर 25 1951 से फरवरी 21 1952 तक ये चले, है ना। सो दिस हैपेंड देयर। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ऑथर ने दिया है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो सिटिंग को चेयर करते थे जब सिटिंग होती थी एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन जब सिटिंग होती थी एज लेजिस्लेचर तो गणेश मावलांकर जो थे ही प्रिसाइडेड ओवर द स्पीकर के पोस्ट के ऊपर, ही प्रिसाइडेड ओवर दैट। तो राजेंद्र प्रसाद तब हेड कर रहे थे जब द सिटिंग वॉज हैपनिंग एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन जब सिटिंग वॉज हैपनिंग एज लेजिस्लेचर तब हेड कर रहे थे गणेश मावलांकर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो कुछ फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताने थे। अभी रिसेंटली एक और इवेंट हुआ है कि बुर्किना फासो में कू हो गई है, मिलिट्री कू हो गई है। वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है बुर्किना फासो, याद रखिएगा बुर्किना फासो वन ऑफ द स्टेबल डेमोक्रेसीज में आता है वैसे वहाँ का, लेकिन अभी वहाँ पे मिलिट्री कू हो गई है और वहाँ के जो लीडर थे उनको ओवरथ्रो कर दिया गया है। नाम था प्रेसिडेंट मार्क क्रिश्चियन कैबोर, ये इनका नाम था। इनको आउस्ट कर दिया गया, हटा दिया गया वहाँ से, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बुर्किना फासो का थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। एक और चीज़ याद रखिएगा कि आईआईटी खड़गपुर अभी जहाँ बना हुआ है ना, वहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर था, डिटेंशन कैंप था जिसका नाम था हिजली डिटेंशन कैंप। याद रखिएगा हिजली डिटेंशन कैंप था। आईआईटी खड़गपुर अभी जहाँ पर है वहाँ पे कहा था हिजली डिटेंशन कैंप था। तो ये आपको थोड़ा सा फैक्ट मैंने बता दिया, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए यहाँ पे इनएक्यूरेसीज प्रोसीजरल वायलेशंस इन ग्रेट निकोबार ईआईए रिपोर्ट। अब यहाँ पे ग्रेट निकोबार में एक प्रोजेक्ट था जिसमें एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रोजेक्ट था। अब ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो रिपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट थे वो काफ़ी गलत और काफ़ी इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, है ना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट में ये पता चला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का आपको मैप जानना। सबसे पहले आप देख लीजिए अंडमान के 4 पार्ट आपको याद रखते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट है नदन अंडमान, आपको दिख रहा होगा नदन अंडमान, है ना। उसी में सैडल पीक आपको मिलता है, सैडल पीक ऊपर ही मिलता है आपको। फिर बीच में आपको दिख रहा होगा मिडिल अंडमान, दिख रहा है मिडिल अंडमान। फिर नीचे आपको दिख रहा है साउथ अंडमान, दिस इज द साउथ अंडमान वाला पोर्शन। और यहाँ पर आपको 3 द्वीप दिख रहे होंगे, नॉर्थ साउथ इनका ऑर्डर याद रखेगा, नॉर्थ साउथ इनका भी ऑर्डर याद रखेगा। स्वराज द्वीप आइलैंड जिसको हैवलॉक आइलैंड पहले बोलते थे, नीचे है शहीद द्वीप आइलैंड जिसको नील आइलैंड बोलते थे पहले, और उसके नीचे आपको इधर साइड दिख रहा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जिसको रॉस आइलैंड बोलते थे। तो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना।
फिर साउथ अंडमान में ही आपका पोर्ट ब्लेयर है। अगर आपसे कोई पूछे कि पोर्ट ब्लेयर किसका पार्ट है तो साउथ अंडमान का पार्ट है। फिर नीचे आपको एक डंकन पैसेज दिख रहा होगा, उसके बाद आपको लिटिल अंडमान दिख रहा होगा। डंकन पैसेज फिर लिटिल अंडमान आपको दिख रहा होगा। तो ये भी याद रखिएगा कि ये 4 पार्ट अंडमान के हो गए, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और उसका लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान डंकन पैसेज से सेपरेटेड है। फिर लिटिल अंडमान के बाद आपको 10 डिग्री चैनल दिख रहा होगा और कार निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार के बीच में क्या आता है, 10 डिग्री चैनल आता है। तो उसके बाद तो अब निकोबार में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो है कार निकोबार आइलैंड, कार निकोबार सबसे ऊपर है। फिर आपका आता है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार आता है आपके उसके नीचे, और उसके नीचे आपके आता है ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। लिटिल निकोबार बीच में आता है, फिर ग्रेट निकोबार लास्ट में, जहां का ये प्रोजेक्ट हम बात कर रहे थे ना ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार लास्ट में आता है, वहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपका ये कार निकोबार के बाद वाला पार्ट है, उसके बाद जो कार निकोबार और कहना चाहिए लिटिल निकोबार, उसके बीच में जो चैनल उसको समब्रेरो चैनल बोलते हैं, ये भी आपको देखना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी फॉर व्हाट। इस आर्टिकल में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें इकोनॉमिक एपिडेमिक की बात की गई। देखो पैंडेमिक आने के बाद जो हमारे यहाँ इंडिया में इनइक्वालिटी वो और ज़्यादा बढ़ गई होगी, है ना। ऑलरेडी इंडिया में 1922 के बाद इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आफ्टर 1922 द इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज़ इंक्रीज अ लॉट। अभी हम 100 साल की बात करें इसलिए हमने 1922 लिया है। तो 100 सालों में इनइक्वालिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। टॉप 1% जो है दे आर अर्निंग नियरली 22% ऑफ द इनकम, मतलब टॉप 1% जो है दे आर अर्निंग द 22% ऑफ द इनकम, और भी ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं। ओवरऑल वेल्थ तो इनकी बहुत ज़्यादा है, 37 to 40% के बीच का मार्जिन आएगा 1% के पास। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई है। एंड पॉवर्टी इज द इफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की वजह से फिर क्या आता है, पॉवर्टी आती है, और पॉवर्टी फिर फर्दर इनइक्वालिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा दोनों बिल्कुल विशियस साइकिल है। इनइक्वालिटी से पॉवर्टी आएगी और पॉवर्टी फिर इनइक्वालिटी को और ज़्यादा स्टार्क कर देगा, और ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है ना। अनइक्वल का मतलब है कि यू आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांजेक्शंस। अगर आपको सोशल, कल्चरल और जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि यू आर अनइक्वल, है ना। आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और यही आपका बेसिक राइट है। इट इज द कोड ऑफ जस्टिस दैट इज वायलेटेड बिकॉज ऑफ दिस, है ना। ऑथर ने यहाँ पे बात कही कि ये सोसाइटी कुछ इस तरीके से बनी है कि वो इनइक्वालिटी को एक्सरबेट कर रही है। हेगल का कहना था। हेगल की एक किताब है बहुत फेमस, फिलोसफी ऑफ राइट, है ना। जर्मन फिलोसोफर थे जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, और इस साल जो ऐसे आए थे ना उसमें 2 ऐसे जो थे वो हेगल के ही स्टेटमेंट थे। तो हेगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हेगल का कहना था कि द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इज नॉट एन अबरेशन, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो उनका ये कहना था ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये इनइक्वालिटी जो है ये इस प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का। जो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई है जो कि ओवर प्रोडक्शन कर रही है और अंडर कंजम्पशन कर रही है, ये इस तरीके का सोशल ऑर्डर बनाती है कि उसमें इनइक्वालिटी और ज़्यादा जन्मती है, ठीक है ना। एंड इन्होंने ये भी कहा था व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ लार्ज मास ऑफ पीपल फॉल्स बिलो अ सर्टेन सबसिस्टेंस लेवल, ही रोट, वी विल सी अ लॉस ऑफ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जब भी किसी व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड एक सबसिस्टेंस लेवल से नीचे गिर जाएगा तो एक सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग खत्म हो जाएगा, ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट भी वहां पे खत्म हो जाएगी। तो हेगल सजेस्टेड दैट कि पॉवर्टी एक सोशल फिनोमिना है और सोसाइटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी ही इसका क्रिएशन करती है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोसाइटी की होती है कि वो इसको एलिमिनेट करे। मतलब कि अगर सोसाइटी ने इसको बनाया है तो सोसाइटी का ही काम क्या होगा कि वो इस सोशल ऑर्डर को सही करे, जो रॉन्ग है उसको अंडू करे, मतलब उसको सही करे, करेक्ट करे। सो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। थोड़ा सा मेरे को ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।